हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 13 क्वेश्चन नंबर 37 तक हम लोगों ने कर लिया है लेज़र का। स्टार्ट करेंगे आज हम क्वेश्चन नंबर 38 से। चलो, विच ऑफ दीज अकाउंट्स these accounts so credit balance, कौन से अकाउंट जो आपका गिवन है यहाँ पर वो क्रेडिट बैलेंस शो करता है? ऑप्शन ए कैपिटल अकाउंट, बी सेल्स अकाउंट, सी रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट नहीं लिखेगा, रेंट रिसीव्ड भी लिखा हुआ है, पूरा लिखेगा। रेंट रिसीव्ड अकाउंट है ना, और डी कहता है ऑल। बोलिए, कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी होता है या फिर बोलिए पर्सनल अकाउंट है, तो क्रेडिट द गिवर आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो कैपिटल का हमेशा आपका क्रेडिट बैलेंस ही होता है। सेल्स करते हो चाहे उधार में बेचो, कैश में बेचो, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हमेशा सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। रेंट का आपका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो रेंट अगर दे रहे हो तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट बैलेंस होगा। रेंट रिसीव कर रहे हो तो क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट ऑल इनकम, नॉमिनल अकाउंट के रूल से। तो रिसीव कर रहे हो तो क्रेडिट होगा। अब आप इस बता दो आंसर क्या है। विच ऑफ दिस अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस? तो कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट बैलेंस शो करता ही करता है, हमेशा करता है क्रेडिट बैलेंस शो। आपका सेल्स अकाउंट भी हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है। रेंट डेबिट और क्रेडिट दोनों कर सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर रेंट पेड होगा तो डेबिट बैलेंस होगा, लेकिन रेंट रिसीव है तो ये क्रेडिट बैलेंस शो करेगा क्योंकि इनकम है। तो फिलहाल इससे इस क्वेश्चन में आपका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39। फिर से वही सवाल पूछा है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट। ये क्वेश्चन बता चुके हैं। द प्रोसेस, पूरा नहीं बताएंगे अभी, लिखेंगे फाइंडिंग आउट द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ए बोलेंगे पोस्टिंग, गलत। बी कहेंगे टोटल या टोटलिंग, ये भी गलत। सी कहेंगे एडजस्टमेंट, ये भी गलत, पूरा नहीं लिखेंगे। और डी कह रहा है बैलेंसिंग, ये सही है आपका। ठीक है, प्रोसेस ऑफ बैलेंस ऑफ अकाउंट, जो अगर हम किसी अकाउंट को बैलेंस करते हैं, जैसे बैलेंस शीट से क्लोज करते हैं ना, तो वो क्या कर रहे हैं? बैलेंसिंग कर रहे हैं, तो बैलेंस हो जाएगा आपका। ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, स्पॉट है। रिपीटेड क्वेश्चन पे टाइम नहीं। 39 हो गया, 40। ठीक है, टोटल लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज रुपीज कितना है? 6 लाख। एंड टोटल एसेट्स आर रुपीज 9 लाख, 9 लाख रुपए का है। देन डिफरेंस बिटवीन both
विल बी कॉल्ड, क्या कहेंगे, ए कैपिटल, बी एक्सपेंसेस, सी लॉस और प्रॉफिट, क्या कहेंगे। अकाउंटिंग क्वेश्चन आप जानते हो क्या है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल या कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दो चीज़ आपका दिया हुआ है गिवन, एसेट दिया हुआ है कितना 9 लाख और कैपिटल तो नहीं दिया है, ऑनर का पैसा नहीं दिया हुआ है, लेकिन आउटसाइड लायबिलिटीज दिया हुआ है आपका। यहाँ पर देखो लायबिलिटीज कितना दिया है 6 लाख, ठीक है। तो बैलेंस आपका अमाउंट नहीं पूछ रहा है, बोलता है कि द डिफरेंस बिटवीन बोथ, दोनों के डिफरेंस को क्या बोलेंगे, दोनों के डिफरेंस को आप क्या बोलिएगा, देखिए यहाँ लिखिए कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो एसेट में से लायबिलिटी को माइनस कर दें तो क्या लिखेगा, कैपिटल, यही होगा आपका। तो डिफरेंस को क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे, है ना। एसेट और लायबिलिटीज के बीच का जो डिफरेंस है उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल। अमाउंट पूछेगा तो आप यहाँ पे निकाल दो, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, यही होता है ना, एसेट माइनस लायबिलिटी। तो एसेट कितना है 9 लाख, एसेट कितना है 9 लाख रुपए और माइनस कर दो 6 लाख रुपए लायबिलिटी, तो कैपिटल कितना निकला 3 लाख। अगर अमाउंट पूछता कि कैपिटल का कितना है तो 3 लाख है, और डिफरेंस क्या है तो कैपिटल बोलेंगे उसको, है ना। तो यहाँ पर कैपिटल हो जाएगा आपका, एक्सपेंस नहीं होगा, लॉस प्रॉफिट ये सब नहीं होगा, कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। देखो ये हो गया। तो सिंपल सा बात है, अगर क्या होता है आपका एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ठीक। तो कैपिटल इज इक्वल टू क्या होगा, एसेट माइनस लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज इज इक्वल टू क्या होगा, एसेट माइनस कैपिटल, यही होगा ना, ठीक है। तो बोलेगा अगर कि कैपिटल और लायबिलिटी को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, एसेट। अगर दोनों के एसेट और लायबिलिटीज के बीच के डिफरेंस को क्या बोलेंगे, कैपिटल, और एसेट और कैपिटल के बीच के डिफरेंस को क्या बोलेंगे, लायबिलिटीज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लायबिलिटीज बोलेंगे, ठीक है। तो पूछेगा कि अगर हम कैपिटल और लायबिलिटीज को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, एसेट बनेगा, और एसेट और लायबिलिटी के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, कैपिटल, और एसेट और कैपिटल के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज बोलते हैं, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ दीज अकाउंट्स इज डेबिटेड, इसमें से किसको हम डेबिट करेंगे, विच ऑफ these accounts is debited, A income received in advance। अगर एडवांस में कोई इनकम को आप रिसीव करिएगा तो वो लायबिलिटी क्रिएट करता है और इसका बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा, इसलिए नहीं होगा। बी एडवांस में इनकम आप किसी रख लिए हो, एडवांस, तो एडवांस क्या होता है, आपके बिजनेस के ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट करता है जिसका बैलेंस आपका क्या होगा, क्रेडिट डेबिट नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बी कहता है बैंक लोन। अच्छा, लोन अगर बात कर रहे हैं तो फिर से आप लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, लोन लिए तो लोन
आपका क्या क्रिएट करेगा बिजनेस के ऊपर, लायबिलिटी क्रिएट करेगा, लायबिलिटी क्रिएट करेगा तो उसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा, डेबिट नहीं होगा। सी और डी क्या कहता है, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड मतलब पहले ही पे कर दिया आपने इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, तो ये एसेट क्रिएट करता है और एसेट का साइड हमेशा क्या होता है, डेबिट। अच्छा प्रोविज़न क्या है, तो प्रोविज़न आप क्या करते हो, प्रोविज़न आपका बनाना जो है वो मैंडेटरी होता है किसी भी फर्म के लिए, कंपनी के लिए प्रोविज़न आप बनाते हो। और प्रोविज़न कहाँ से बनाते हो, तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड करके चार्ज करते हो। और क्या करते हो, तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अगर है तो वो आप एसेट साइड में डेटर से लेस करते हो। अगर आपने डेटर से नहीं लेस किया तो फिर आप उसको लायबिलिटी साइड दिखाते हो, तो इसका बैलेंस भी आपका क्रेडिट होगा। तो डेबिट किसका होगा, आपका प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम का, क्योंकि ये एसेट आपका एक तरह से क्रिएट कर रहा है, ठीक है, तो इसका बैलेंस अभी डेबिट होगा, इतना भी फिलहाल समझो, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 के बाद 42। क्या कहता है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डेबिट और क्रेडिट आइटम फ्रॉम अ जर्नल टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट इज, है ना, रिस्पेक्टिव अकाउंट इन द लेजर इज टर्म्ड एज, पूरा नहीं लिखेंगे, बस सिंपल सा कह रहा है, इसका मतलब समझाते हैं। जर्नल से जब हम जितना भी अकाउंट जर्नल में हम किए हैं उसको लेजर में जब हम ले जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पोस्टिंग बोलेंगे, खत्म हो गया। तो यही कह रहा है आपका कि 42 कह रहा है ए पोस्टिंग, बी परचेज, या जो भी कह रहा है। देखिए कहता क्या है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग दी डेबिट और क्रेडिट आइटम फ्रॉम अ जर्नल, जर्नल में आप डेबिट भी करते हो और क्रेडिट भी करते हो, दोनों को आप क्या करोगे, आइटम फ्रॉम द जर्नल टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट, रिस्पेक्टिव अकाउंट में लेजर में लिखे जाओगे, रिस्पेक्टिव अकाउंट इन द लेजर इट्स टर्म एज, क्या बोलते हैं उसको, पोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। ये तो कई बार बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन ए आपका पोस्टिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 43 फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द प्रिंसिपल बुक, प्रिंसिपल बुक किसे कहते हैं, प्रिंसिपल बुक लेजर, खत्म बात। 44 में आइए, कहता है परचेस रिटर्न अकाउंट ऑलवेज शो अ बैलेंस, कौन सा बैलेंस शो करता है, दो ही ऑप्शन देंगे, परचेस रिटर्न कौन सा बैलेंस शो करता है, परचेस रिटर्न, ए बोलता है डेबिट बैलेंस, बी बोलता है क्रेडिट बैलेंस, सी कहता है बोथ ए एंड बी, और डी कहता है नन ऑफ दीज। तो परचेस रिटर्न हमेशा कौन सा बैलेंस शो करता है, देखिए जब परचेस करते हैं तो परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर या कैश, ठीक है, और जब परचेस रिटर्न करते हैं तो आपका परचेस रिटर्न का साइड क्या हो जाएगा, जब आप रिटर्न करते हो तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट, तो परचेस रिटर्न हमेशा कौन सा बैलेंस शो करता है, क्रेडिट बैलेंस। तो बस आप इतना जानो कि परचेस अगर डेबिट कर रहा है तो परचेस रिटर्न क्रेडिट करेगा, और अगर सेल्स आपका क्रेडिट करेगा तो सेल्स रिटर्न आपका डेबिट बैलेंस शो करता है, ये याद रखना। तो ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही आपका शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 44 सॉल्व हो गया आपका। बी परचेस डेबिट तो परचेस रिटर्न क्रेडिट, ठीक, और अगर सेल्स की बात करिएगा, यही समझाते हैं सेल्स की बात, तो अगर उधार में आप बेचे हैं तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हो गया। सेल्स हमेशा क्रेडिट बैलेंस हो रहा है, तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा आपका, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट बैलेंस हो करेगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस शो करेगा, ठीक है। तो बोलेगा सेल्स रिटर्न
कौन सा बैलेंस हमेशा शो करता है, तो उसमें करिएगा आप ए डेबिट बैलेंस। सेल्स रिटर्न के बारे में पूछेगा तो परचेस डेबिट बैलेंस, परचेस रिटर्न क्रेडिट बैलेंस, सेल्स क्रेडिट बैलेंस, सेल्स रिटर्न डेबिट बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 44 हो गया। 45 सीधा फुल फॉर्म ऑफ JF। अब JF का फुल फॉर्म क्या होता है, लिखता है जर्नल फॉलियो, जर्नल फॉलियो है ना, फिर B लिखता है ऑप्शन A, B जॉइंट फाइल, जॉइंट फाइल, C जर्नल फाइल। अब इसको नहीं कोई बता पाइएगा तो फिर पढ़ना तो बेकार ही है, और है डी आपका नन ऑफ दिस, जर्नल फॉलियो होगा इसका, ठीक है। ऑप्शन ए। 46 क्या कहता है, हाउ मेनी कॉलम्स इन अ लेज़र। एक लेज़र में कितना कॉलम होता है, तो टोटल बोलता है ए, लेज़र में कितना कॉलम हो रहा है 6। लेज़र में पूछता है कॉलम कितना होता है, बना के दिखा लो, बना लो। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो, अमाउंट, यही है। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कॉलम होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। ए लिखता है 6, बी लिखता है 8, सी लिखता है 9 और डी लिखता है 10, तो 8 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। डेट पर्टिकुलर जनरल फॉलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जनरल फॉलियो अमाउंट, ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 46। लास्ट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का, ये चैप्टर आपका यहाँ क्लोज करेंगे। बोलता है कि डेबिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट शोज, डेबिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट क्या शो करता है, डेबिट बैलेंस। ऑप्शन इसका लिख के बता देते हैं, हालांकि ये बताएं क्वेश्चन, कैश इन हैंड। क्वेश्चन नंबर याद करो इसी चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। बी कहता है आपका द अमाउंट पेबल है ना, और सी कहता है इनकम, और डी कह रहा है आपका अमाउंट रिसीवेबल। बोलो ठीक है। डेबिट बैलेंस, आपने सामान को बेचा तो डेटर अकाउंट डेबिट है ना। अगर मान लो डेटर का नाम हुआ तो नाम भी हो सकता है, तो मान लो डेटर का नाम राम है तो राम डेबिट टू सेल्स। अब पर्सनल अकाउंट हो गया आपका डेटर, या यहाँ पे खोलो राम अकाउंट। 10,000 का सामान बेचे तो 10,000 से राम अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो ये आपका पर्सनल अकाउंट हुआ राम। और राम का डेबिट बैलेंस क्या शो कर रहा है कि राम से हमको नियर फ्यूचर में बिजनेस को पैसा मिलेगा। ये बिजनेस है, ये राम है। उधार में सामान बेचा 10,000, तो नियर फ्यूचर में बिजनेस को क्या देगा 10,000, तो अमाउंट रिसीव होगा ना किससे, डेटर से यानी राम से। तो अगर पर्सनल अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, इसका मतलब अमाउंट रिसीवेबल होगा, यानी बिजनेस को अमाउंट 10,000 रुपये डेटर से रिसीव होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यहाँ पे आपका जो है लेज़र वो कंप्लीट होता है, लेकिन कोई भी चैप्टर हमेशा कंप्लीट नहीं होता है, आप ये बात याद रखिएगा। कोई भी चैप्टर हमेशा कंप्लीट नहीं होता है, इसमें क्वेश्चन आपका लगातार बनता रहता है, लेकिन अपने पीडीएफ या बुक के हिसाब से ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। इसमें और जितना क्वेश्चन बनेगा या किसी और बुक से आपको मिलता है तो उसको आप बनाइएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। इसके आगे आपका है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट
चैप्टर नंबर 14 जो कि हम आपका नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट से पहले आप एक बार कैशबुक ठीक से पढ़ लेना कि कैशबुक क्या होता है, क्योंकि बैंक बीआरएस जो है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, वो कैशबुक और पासबुक के बीच के डिफरेंस को जो है क्यों वो डिफरेंस आया है उसको रिकन्साइल करता है, सुधारता है। इसीलिए कैशबुक कम से कम आप पढ़ के रखना, या आपको जो बीआरएस पढ़ाए होंगे वीडियो में वो बीआरएस आप एक बार देख लेना। हाँ, आप कैशबुक मत पढ़ लेना, एक बार कैशबुक का पूरा डिटेल देख लेना, और फिर जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट यूनिट 3 में हम आपको पढ़ाए हैं उसको डिटेल में देख लेना, ठीक है। तो उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव जो आपका क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में आसानी होगा। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, चैप्टर ख़त्म। नेक्स्ट चैप्टर 14 नंबर बीआरएस। थैंक यू।